नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का, एंड उसके साथ ही लेवी एंड एग्जामिनेशन चैप्टर का भी रिवीजन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटीज से। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि यार कस्टम ड्यूटी होता क्या है, कस्टम ड्यूटी कब लगता है। तो कस्टम ड्यूटी लगता है जब आप कोई भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हमें यह बात क्लियर है, इंपोर्ट का मतलब है कोई भी गुड्स को आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर लेके आना, एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से गुड्स को आउट ऑफ इंडिया लेके जाना। यह बात हमें क्लियर है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, कस्टम ड्यूटी क्यों लगाया जाता है? तो देखो, इसकी पहले एक बेसिक बात करें कि कस्टम ड्यूटी भी क्या है, एक टैक्स है। और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जीएसटी के बेसिक में कि टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी अगर उसने कोई लॉ बना रखा है, और लॉ के अकॉर्डिंग वो टैक्स लगाया जाता है। क्योंकि कस्टम ड्यूटी यूनियन लिस्ट में आता है, तो इसके ऊपर जो लॉ बनाने का अधिकार है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा, अब हम समझते हैं कि ये कस्टम ड्यूटी क्यों लगाया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, वो इंडिया के अंदर 1000 रुपए का गुड्स है। वो कितने का है, 1000 रुपए का। और वही गुड्स जब चाइना में बनता है, तो वो गुड्स अगर इंडिया में लाया जाए तो वो कितने का पड़ेगा, 800 रुपए का। तो इसका मतलब चाइना वाला गुड्स इंडिया में लाके 800 रुपए में मिल जाएगा और इंडिया वाला 1000 रुपए में। तो कोई भी इंडिया में प्रोड्यूस गुड्स तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसे केस में जब कोई भी गुड्स इंडिया के अंदर लाया जाता है आउट ऑफ इंडिया से, तो उसे हमारे देश के गुड्स के साथ बराबर करने के लिए क्या लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। अब मान लीजिए अगर मैं ये 800 रुपए का जो गुड्स चाइना से आया था, उसके साथ अगर मैं 200 रुपए चार्ज कर दूं, तो ये कितने का हो जाएगा, अब 1000 रुपए का हो जाएगा, 1000 रुपए का हो जाएगा। और मेरे भारत में भी 1000 रुपए का गुड्स बन रहा है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे और कंपीट कर पाएंगे। वरना क्या होता, मेरे जो इंडिया की इंडस्ट्री का कोई गुड्स खरीदता ही नहीं और इंडस्ट्री बर्बाद हो जाती। इसलिए ये कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। और दूसरा रीजन, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए होता है, तो उस रेवेन्यू के लिए भी क्या लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। अब बोलो सर, ये तो इंपोर्ट की बात हुई, एक्सपोर्ट पे क्यों लगाया जाता है? तो नॉर्मली कोई भी एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया जाता है, बट कुछ गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। क्यों? ताकि अगर किसी गुड्स को हमें इंडिया में ही रखना है, हम नहीं चाहते कि ये गुड्स इंडिया के बाहर जाए, तो उसके एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट की ड्यूटी क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी। अब कस्टम एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। हमने ये बात तो पता है कि कस्टम ड्यूटी लगता है जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट की डेफिनेशन बोलती है ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया। कोई आउटसाइड इंडिया वाले जगह से अगर इंडिया के अंदर कोई गुड्स लेके आओगे तो उसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। और अगर इंडिया से इंडिया के बाहर वाली जगह पे कोई गुड्स लेके जाओगे तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। अब दोनों ही डेफिनेशन में इंडिया वर्ड बहुत यूज हो रहा है। तो इंडिया का मतलब क्या है? अगर इंडिया के मतलब की बात करें तो इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर कितना होता है, 12 नॉटिकल माइल। तो अगर मैं बात करूं तो अगर ये इंडिया है, तो इस इंडिया की जो किनारा है समुद्र का, वहां से 12 नॉटिकल माइल, वहां से 12 नॉटिकल माइल, एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर के इक्वल होता है। तो ये इतना एरिया भी इंडिया में इंक्लूड होता है कि ये पार्ट तो इंडिया है ही है, उसके साथ ही समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक, किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक ये क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा, जो इंडिया के अंदर ही आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर का आसमान, इसके नीचे के समुद्र की गहराई, सब किसका है, इंडिया का है, उसे बोलते हैं इंडिया। और इंडियन कस्टम वाटर क्या होता है, एक वर्ड आता है इंडियन कस्टम वाटर, वो होता है इंडियन कस्टम वाटर इंक्लूड्स अप टू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना होगा, 200 नॉटिकल माइल। जब हमने इंडिया की बात करी तो 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर और 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज इक्वल्स टू इंडियन कस्टम वाटर। अब 200 नॉटिकल माइल तक इंडियन कस्टम वाटर का मतलब क्या है? तो इस एरिया में अगर कोई भी रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए मछली पकड़ना है या फिर यहां से तेल का कुआं मिल जाए, तेल निकालना है, तो वो किसका पावर होगा, वो इंडिया का होगा। इंडियन कस्टम वाटर है ये 200 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। अब इंडिया और इंडियन कस्टम वाटर में क्या डिफरेंट है? देखो, इंडिया में पूरा का पूरा कस्टम एक्ट लगता है, जो यहां पे एक्ट लगता है वही ये 12 नॉटिकल माइल के एरिया में भी कस्टम का पूरा एक्ट लगता है। जैसे ही ये 12 नॉटिकल माइल का एरिया क्रॉस कर जाती है कोई शिप, तो वो क्या हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है। बट जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा, कोई
जो बंद गुड्स हैं, प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, उनके साथ डील करेगा, स्मगलिंग करेगा, तो ऐसे केस में उस 200 नॉटिकल माइल के केस में पूरा कस्टम तो एप्लीकेबल नहीं होता, पर कस्टम के पैनल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। और ऐसे केस में अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे डिटेन किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। उसका जो सामान है, उसकी शिप है, उसको कॉन्फिस्केट, सीज या डिटेन किया जा सकता है और उस व्यक्ति को अरेस्ट तक किया जा सकता है इंडियन कस्टम वाटर के अंदर। मतलब इंडिया की पावर सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक नहीं है, 200 नॉटिकल माइल तक भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे पकड़ने का अधिकार इंडिया के पास है। बट टैक्स लगाने का अधिकार ये 12 नॉटिकल माइल तक ही है, 12 नॉटिकल माइल तक ही क्या है, इंडिया है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना कि मान लो ये 12 नॉटिकल माइल है, इस 12 नॉटिकल माइल के अंदर जैसे ही कोई शिप एंटर हुई, तो हमने बोला था कि एनी गुड्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, तो इंडिया के अंदर तो आ गया, तो क्या यहीं पे कस्टम वसूल किया जाएगा, क्या यहीं पे टैक्स वसूल किया जाएगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे ही वो 12 नॉटिकल माइल एंटर हुआ, तो ये तो क्या है, सिर्फ स्टार्ट ऑफ द इंपोर्ट है, पर वो जैसे ही वो कस्टम एरिया में पहुंचेगा, जो पोर्ट होगा, पोर्ट पे पहुंचेगा, इंडिया के अंदर आ जाएगा माल, जब इंडिया के डोमेस्टिक गुड्स के साथ कंपीट करने लगेगा, तब वो क्या होगा, पूरा इंपोर्ट होगा। और जैसे ही वो कस्टम पोर्ट से छुड़ाने गुड्स लेके आएगा, जिसने भी इंपोर्ट किया है, कस्टम वालों से गुड्स लेने आएगा, तब उसे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यहां पे 12 नॉटिकल के माइल के अंदर ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट कब कंप्लीट होता है, जब वो पोर्ट पे पहुंच जाएगा, तब कंप्लीट होगा। स्टार्ट 12 नॉटिकल माइल से हो जाएगा क्योंकि इंडिया में एंटर हो गया, बट पोर्ट तक पहुंचने तक वो कंप्लीट होगा इंपोर्ट। ये बात यहां पे कंप्लीट होती है। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है कस्टम ऑफिसर के पास कि हमने ये गुड्स मंगाया है, इस गुड्स का वैल्यू इतना है, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, और पे करके आप अपना गुड्स छुड़वा के लेके जा सकते हो। अब कितने टाइप से कैसे छुड़वा सकते हो वो अपन बात करेंगे अभी, जब भी हमें नीड पड़ेगी। चलिए अब एक बार बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी की। अब हमने ये तो बेसिक पढ़ लिया, कस्टम क्यों लगता है, क्या क्या वर्ड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, और उसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज के बारे में, कितने टाइप की ड्यूटीज होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटीज की। अब बेसिक कस्टम ड्यूटीज, देखो कोई भी अगर ड्यूटी लगानी है, तो हमने बात किया था, अगर कोई भी टैक्स लॉ बनाया जाता है तो टैक्स लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है, तो वो चार्जिंग सेक्शन बताता है कि कहां पे कोई ड्यूटी लगेगी और कहां पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब चार्जिंग सेक्शन, जैसे जीएसटी में हमने बात किया था कि सप्लाई होगा तभी जीएसटी लगेगा, वरना जीएसटी नहीं लगेगा सप्लाई अगर नहीं है। तो उसी प्रकार से कस्टम के अंदर भी सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट, सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट, तो वो क्या बोलता है कि कस्टम शैल बी लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि कस्टम एप्लीकेबल करने के लिए 2 एक्ट पास किए गए। सबसे पहले कस्टम एक्ट 1962 एंड उसके बाद कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो कस्टम एक्ट 1962 का सेक्शन 12 बोलता है, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 12 चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि अगर किसी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तभी हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, एज पर द रेट्स डिफाइंड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट। और यहां पे रेफरेंस दे दिया कि जो दूसरा एक्ट हमने पास किया था उसके अंदर रेट्स डिफाइन है, उतनी रेट से हमें क्या लगाना है, ड्यूटी लगाना है। ड्यूटी लगाना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाना है, यह बात करता है कस्टम एक्ट का सेक्शन 12, और बोलता है कि ड्यूटी कितना लगाना है, यह बात होगा कस्टम टैरिफ एक्ट में। तो कस्टम टैरिफ एक्ट के 2 पार्ट हैं, एक है फर्स्ट शेड्यूल और एक है सेकंड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब वहां पे एक लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है जहां पे गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसका गुड्स का नंबर लिखा हुआ है, HSN नंबर, मतलब हर गुड्स के लिए एक स्पेशल नंबर है, उसके सामने उसका रेट लिखा हुआ है, रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, और एक लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। ये दोनों बात करेंगे क्या होता है। तो देखो 2 शेड्यूल हैं, एक है फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट दी गई है वो ऐसी लिस्ट है कि अगर आप इन गुड्स का इंपोर्ट करोगे तो उसके ऊपर कितना ड्यूटी लगेगा, वो बात करता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। और सेकंड शेड्यूल में बताया गया है कि अगर आप किसी चीज का एक्सपोर्ट करोगे तो कितना ड्यूटी लगेगा। तो अगर इंपोर्ट गुड्स पे ड्यूटी कितना लगेगा ये पता करना है तो फर्स्ट शेड्यूल, और अगर एक्सपोर्ट पे कितना ड्यूटी लगेगा ये पता करना है तो सेकंड शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट बात करता है। अब इस लिस्ट में 2 रेट्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी होती है, एक प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी होती है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी क्या होती है कि भाई कोई भी देश से अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके साथ क्या रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा, दैट इज स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी। बट अगर कोई स्पेशल है देश, किसी देश के साथ हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमने उसको हमने अग्रीमेंट कर रहा है एक दूसरे के साथ
कि अगर हम नॉर्मली 40% ड्यूटी वसूल करते हैं तो हम तेरे से 10% ही वसूल करेंगे, और सामने वाले ने भी वादा किया कि हम भी तुमसे कम ड्यूटी वसूल करेंगे, तो हमने आपस में वादा कर लिया कि हम एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, एक दूसरे को कम टैक्स रेट लगाएंगे। तो उस केस में उनको क्या दिया जाता है, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। तो नॉर्मल जो ड्यूटी होती है उससे बहुत कम रेट होती है प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी में, पर ये हर किसी को नहीं मिलता। ये जिन देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट है वहां से अगर माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है तो ऐसे केस में उस ड्यूटी को लगाया जाता है। ठीक है, तो दो टाइप की ड्यूटी होगी, स्टैंडर्ड रेट, प्रेफरेंशियल रेट। ठीक है, अब प्रेफरेंशियल रेट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि ड्यूटी कम लगे, तो ऐसे केस में कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? जैसे ही आपका माल इंडिया में आएगा, आप ड्यूटी पे करने जाओगे कस्टम ऑफिसर को, तो उसे आपको क्लेम करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि भैया मैंने जो माल इंपोर्ट किया है वो उस कंट्री से आया है जिसके साथ हमारा अग्रीमेंट है, तो आप उसके ऊपर मुझे क्या दे दीजिए, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अप्लाई कर दीजिए, कम रेट अप्लाई कर दीजिए। तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन हैव टू मेक स्पेसिफिक क्लेम फॉर इट, एंड देन क्लेम करना पड़ेगा कि जो गुड्स हैं वो कहां से आए हैं, जहां से हमारा अग्रीमेंट है, ऐसे देश में मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस हुए हैं जो प्रेफरेंशियल एरिया है। कस्टम एक्ट में ऐसे देशों को प्रेफरेंशियल एरिया नोटिफाई किया गया है, तो वो एरिया से गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होने चाहिए, तभी उसके ऊपर कम रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। एरिया नोटिफाइड एज प्रेफरेंशियल एरिया अंडर कस्टम एक्ट एंड ओरिजिन ऑफ द गुड्स शुड बी फ्रॉम द प्रेफरेंशियल एरिया। तो आपको क्या करना है, जब आप गुड्स लेने जाओगे तो क्लेम करना पड़ेगा कि मेरा प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लगाइए और उस एरिया से आया है जहां से हमारा ट्रीटमेंट है प्रेफरेंशियल एरिया कस्टम एक्ट में, और वहां पे मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस हुआ है। देखो नॉर्मल में बताया कि इंपोर्ट के केस में सब गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता है, कुछ गुड्स को छोड़ के, मतलब जनरल सेंस क्या बोलता है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी लगेगी, बट कुछ गुड्स पे नहीं लगाया जाता। बट एक्सपोर्ट के केस में जनरल सेंस बोलता है कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो हम किसी पे भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे, बट कुछ गुड्स को शेड्यूल 2 में डाल के उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। क्यों? ताकि कुछ गुड्स को हम डिस्करेज करना चाहते हैं देश से बाहर ले जाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आज देश में टमाटर या फिर कोई प्याज महंगे हो गए, तो अब क्या होगा कि अगर हमारे पास देश के पास ही पहले सफिशिएंट सामान नहीं है और हम बाहर भेजने लग गए तो प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। इसलिए उस चीज को रोकने के लिए कोई गुड्स अगर इंडिया को सबसे ज्यादा नीड है तो हम बाहर जाने से रोकते हैं, वो कैसे? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा करके। ठीक है, तो ये होती है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में लगती है। उसके बाद इसके अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटीज होती हैं। एडिशनल कस्टम ड्यूटीज कैसे होती हैं कि मैंने बताया था कि अगर कोई गुड्स इंडिया में मिल रहा है, कोई गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका कुछ प्राइस होगा। अगर बाहर से कोई सस्ता गुड आ जाएगा तो कोई मेरा इंडिया वाला गुड्स खरीदेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में जब इंडिया में कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है तो उसके ऊपर क्या लगता था? एक्साइज लगता था। ठीक है, अब एक्साइज लगता था तो उसकी वजह से गुड्स महंगा हो जाता था। मान लीजिए इंडिया में 1000 रुपए का गुड्स है, चाइना में भी 1000 का गुड्स है। अब इंडिया वाले गुड्स के ऊपर क्या लग गया? 100 रुपए की मान लो एक्साइज ड्यूटी लग गई, तो अब गुड्स कितने का होगा? 1100 का। चाइना वाला मेरे को 1000 रुपए में मिल रहा है, तो ऐसे केस में क्या कोई व्यक्ति मेरा 1100 वाला गुड्स खरीदेगा? तो ऐसे केस में उसको इक्वल करने के लिए हम जो बाहर से गुड्स आ रहा है उसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). तो क्यों लगाया गया? क्योंकि जिन गुड्स पे इंडिया में एक्साइज ड्यूटी लग रहा है उसके जैसा गुड्स अगर आउट ऑफ इंडिया से आएगा तो उसके ऊपर भी हम क्या लगा देंगे? एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1), ताकि दोनों को क्या कर सकें? इक्वल कर सकें। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इंडिया में किसी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं वो रॉ मटेरियल के ऊपर अगर एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, तो अगर रॉ मटेरियल महंगा होगा तो मेरा फिनिश गुड्स भी क्या होगा? महंगा होगा। तो ऐसे केस में चाइना वाला जो माल अगर सस्ता इंडिया में आ गया या किसी और देश का, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे रॉ मटेरियल पे जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है उतना ही ड्यूटी किस पे लगा दिया जाएगा? बाहर से आने वाले गुड्स पे, ताकि दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। उसे बोलते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटीज अंडर सेक्शन 3(3). उसके बाद अगर इंडिया में जब कोई गुड्स को सेल किया जाता था तो वैट लगता था, तो उस वैट को इक्वल करने के लिए बाहर से आने वाले गुड्स पे भी क्या लगाया जाता था? एडिशनल ड्यूटीज अंडर सेक्शन 3(5), ताकि वैट का जो इंडिया में गुड्स पे आ रहा है वो बाहर वाले गुड्स पे भी आ जाए और दोनों बराबर हो जाएं। बट ध्यान रखना, अभी जीएसटी आने के बाद एक्साइज ये वैट और जो भी है ये किस पे लगता है? सिर्फ ऐसे गुड्स पे लगता है जो अल्कोहल वाली बात हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए या फिर तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए, तो सिर्फ इन पे ही लगता है। तो ऐसे केस में एडिशनल ड्यूटीज भी ऐसे प्रोडक्ट्स पे ही लगेंगी जिनके ऊपर एक्साइज वैट लगता है। तो ऐसे केस में इन तीनों ड्यूटीज का अब ज्यादा मतलब नहीं रहा, क्योंकि अब मैक्सिमम गुड्स पे ये एक्साइज वैट और नहीं लगता है सीएसटी।
ठीक है, तो ऐसे केस में एडिशनल ड्यूटी ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। पर ऐसा कोई भी गुड्स जो आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, अगर वो हमारे इंडिया वाले गुड्स से किसी मैच खाता है और इंडिया वाले गुड्स पे एक्साइज वैट लग रहा है, तो सामने वाले गुड्स पे भी एडिशनल ड्यूटीज लग जाएंगी। उसके बाद प्रोटेक्टिव ड्यूटी की बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि बाहर से आने वाले गुड्स की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया में जो गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे गुड्स जो इंडिया की इंडस्ट्री है वो हार्म हो रही है, उसको इंजरी हो रही है, उसको नुकसान हो रहा है। क्यों? देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, दो रीजन है कस्टम ड्यूटी लगाने के। पहला था रेवेन्यू जनरेट करना, दूसरा इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। तो अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यार इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनको दिक्कत आ रही है क्योंकि बाहर से गुड्स आ रहा है इसकी वजह से, तो ऐसे केस में प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जा सकती है, बाहर वाले गुड्स को महंगा किया जा सकता है। तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज बाय लेविंग प्रोटेक्टिंग ड्यूटी। उसके बाद एक आती है सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी, अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, मान लीजिए कोई सामान का बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट होगा इंडिया में तो इंडिया वाले सामान की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इंडिया में अगर सिमिलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे मान लीजिए आज हमारा इंडिया का मार्केट चाइना के सामान से भरा हुआ है, तो वो ज्यादा सामान आने की वजह से सस्ता भी मिलता है, तो ऐसे केस में अब लोग उसकी तरफ जाते हैं, अब इंडिया वाला माल को खरीदता नहीं है। तो ऐसे केस में अब जब गवर्नमेंट को लगता है कि कोई माल इतना इंक्रीज्ड क्वांटिटी में आ रहा है, इतनी ज्यादा मात्रा में आ रहा है कि इंडिया वाली इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट सेफगार्ड मेजर्स ले सकती है। सेफगार्ड मेजर्स में दो तरीके होते हैं, या तो बाहर से आने वाले सामान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि भैया बाहर से इतनी यूनिट्स ही आ पाएंगी, मतलब क्वांटिटी फिक्स कर दी, टैरिफ कोटा फिक्स कर दिया। और उसके बाद अगर दूसरा तरीका होता है कि सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी जाए, बाहर से आने वाले सामान को इतना महंगा कर दिया जाए ड्यूटी लगा के कि कोई बाहर वाला सामान खरीदे ही नहीं, तो उसे बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। बट ध्यान रखना, सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल के लिए लगाई जा सकती है और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 6 सालों से, तो टोटल 10 साल के लिए क्या लगाई जा सकती है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो सेफगार्ड ड्यूटी कब लगेगी? बहुत इंक्रीज क्वांटिटी में जब सामान इंपोर्ट हो रहा हो और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा हो उससे। बट सेफगार्ड ड्यूटी कुछ जगह पे नहीं लगेगी, कुछ केसेस में सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी। कब कब? अगर आर्टिकल्स आ रहा है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, अगर डेवलपिंग कंट्री से अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमने जो टोटल इंपोर्ट किया है उस सामान का, उसका 3% या 3% से कम सामान किसी एक डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो 3% से भी कम दे रहा है यार। मतलब मान लो अगर मैंने किसी सामान की टोटल 1000 यूनिट इंपोर्ट करी है, तो अगर किसी कंट्री से 30 से कम यूनिट आ रही है तो उसके ऊपर हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उसके बाद अगर मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्री से सामान आ रहा है और जिन जिन कंट्री से 3% से ऊपर आ रहा है उसके ऊपर तो हम सेफगार्ड ड्यूटी लगा ही देंगे। अगर 3% से कम आ रहा है और एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है तो उनका टोटल करके देखेंगे कि हमने जितना टोटल इंपोर्ट किया है उसका 9% से कम या 9% तक ही अगर गुड्स आ रहा है उन सारी इन कंट्रीज को मिला के, डेवलपिंग कंट्रीज को, तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर किसी एक डेवलपिंग कंट्री से 3% तक का सामान आ रहा है ऑफ टोटल इंपोर्ट, तो हम उसके ऊपर सेफगार्ड नहीं लगाएंगे। एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री जिनका 3% से कम है इंडिविजुअली बट टोटल मिला के 9% तक है, तो ऐसे केस में हम उसके ऊपर भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। उसके अलावा अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया गया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर एसईजेड के द्वारा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर एसईजेड के द्वारा गुड्स इंपोर्ट किया गया है, तो ऐसे केस में उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, अनलेस 2 केसेस में लगाया जा सकता है कि अगर उसके ऊपर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल कर दिया, सरकार ने बोल दिया कि इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो होगा, फिर कोई डाउट नहीं है। दूसरा, अगर उन्होंने जो सामान खरीदा था, देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एसईजेड पे सेफगार्ड ड्यूटी क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सामान इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट करेंगे, हम ये मानते हैं, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री में आएगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर इन्होंने इंडियन इंडस्ट्री में बेच दिया, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियर कर दिया, जो सामान इसने इंपोर्ट किया था और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में क्लियर कर दिया, तो ऐसे केस में उसके ऊपर क्या लग जाएगा, सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगा। प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी भी लगाई जा सकती है जब तक पूरी डिसाइड नहीं हो जाती, 200 दिन के लिए, मैक्सिमम 200 दिन के लिए, ठीक है। तो सेफगार्ड ड्यूटी का फंडा समझ में आया। दूसरी बात, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल। सेफगार्ड ड्यूटी क्यों लगाई थी? क्योंकि इंक्रीज्ड क्वांटिटी में माल आ रहा था, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई थी। अब हम बात करेंगे काउंटरवेलिंग ड्यूटी की।
काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल क्या होता है? देखो, अगर कोई सामान मान लीजिए 1000 रुपए का इंडिया में बन रहा है, चाइना में भी 1000 रुपए का बन रहा है, बट चाइना की गवर्नमेंट क्या करती है कि इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने वहां के मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दे दी। मान लीजिए उसको 200 रुपए दे दिए, तो अब मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा? 800 रुपए का। अब वो क्या करेगा, ये 800 रुपए का गुड्स इंडिया में भेजेगा। तो अब इंडिया में बताओ 1000 रुपए वाला गुड्स खरीदोगे 800 वाला? ऑब्वियसली सस्ता पड़ेगा, तो आप 800 वाला सामान खरीदोगे, तो आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन किया है उसको तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएंगी। तो जब दूसरे देशों के गवर्नमेंट अपने वहां के एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी देके इंडिया के अंदर गुड्स भिजवाते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए, सस्ते गुड्स आते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए क्या किया जाता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हुआ है फ्रॉम कंट्री टेरिटरी डायरेक्टली पेइंग सब्सिडी ऑन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एक्सपोर्टेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। अगर सामने वाला गवर्नमेंट कोई भी सब्सिडी दे रहा है, भले एक्सपोर्टेशन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, तो उससे क्या होगा? सामान सस्ता हो जाएगा, और इंडिया में अगर सस्ता सामान होगा तो हमारी इंडस्ट्री को दिक्कत आएगा। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है? काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे 200 रुपए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देगी, तो वापस ये क्या हो जाएगा? 1000 रुपए का। तो दोनों कंपीट कर सकते हैं बराबर लेवल पे? बिल्कुल बात है, इसीलिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऐसे केस में विच विल रिड्यूस कॉस्ट फॉर एक्सपोर्टर एंड कैन एंटर इनटू एंड रिड्यूस प्राइस एंड अफेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो ऐसे केस में काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। अब सब्सिडी किस फॉर्म में हो सकती है? हो सकता है सब्सिडी गवर्नमेंट ने कैश में दे दिया हो सकता है उस मैन्युफैक्चरर को इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया होगा तो उसका इंटरेस्ट फ्री बच गया होगा, मान लो कोई ग्रांट दे दिया होगा, प्लांट लगाने के लिए कुछ खर्चा दे दिया होगा, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सब्सिडी ना दिया हो, गवर्नमेंट ने एक एंटिटी सेटअप कर दिया हो, उस एंटिटी के थ्रू सब्सिडी दिया हो। तो ये सारे किस में आएंगे? सब्सिडी के केस में आएंगे और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकेगी। पर ध्यान रखना, हम जितना सब्सिडी सामने वाली गवर्नमेंट ने दिया है हम उतना ही मैक्सिमम काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। सो काउंटरवेलिंग ड्यूटी शुड नॉट एक्सीड सब्सिडी अमाउंट। क्यों? क्योंकि हमने क्यों लगाया था? ताकि सामने वाला सब्सिडी दे रहा है, सस्ते में भेज रहा है, उसको काउंटर करने के लिए, तो हम उससे ज्यादा सब्सिडी नहीं लगा सकते। उसके बाद एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाते हैं? कि जब आउट ऑफ इंडिया वाला, मान लो चाइना वाला जो एक्सपोर्टर है, अब उसने क्या सोचा कि भाई इंडिया में मैं इतना माल भेजूंगा, इतना सस्ते में भेजूंगा कि मैं इंडिया के डोमेस्टिक वाली जो इंडस्ट्री है उसको खत्म कर दूंगा। मान लो अगर चाइना कोई सामान है, कोई लैपटॉप यहाँ पे 1 लाख रुपए का मिलता है, अब चाइना वाले ने क्या किया, भैया 50-50 हजार के लैपटॉप भेजने लग गए इंडिया के अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी, सारे 50,000 वाले लैपटॉप खरीदने लगेंगे, सेम फीचर रहेंगे, तो 1 लाख वाला तो बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? उस एक्सपोर्टर के पास ऑप्शन है कि वो आउटसाइड इंडिया, चाइना में उसे 1,10,000 में बेच सकता है, पर वो फिर भी इंडिया में 50,000 में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहता है। ठीक है, तो सम टाइम आउटसाइड एक्सपोर्टर्स रिड्यूस देयर प्राइसेस टू डंप देयर प्रोडक्ट इनटू इंडिया टू कॉज इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म पहुंचाने के लिए दे एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट एट रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, तो इन सच केस एंटी डंपिंग लेविड ओनली इफ लाइक आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो अगर ऐसे ही सिमिलर गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं जिसके लिए वो डंपिंग कर रहा है, तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसके क्या कर दिया जाएगा? बराबर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में 1 लाख रुपए का गुड्स मिल रहा है, अब बाहर का एक्सपोर्टर है वो क्या कर सकता है? चाइना में 1,10,000 का बेच सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसने हमारे इंडिया में 50,000 रुपए में गुड्स क्या कर दिया? अवेलेबल करा दिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? इसको 50,000 रुपए और बढ़ा देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के, तो ये भी कितने का हो जाएगा? 1 लाख रुपए का हो जाएगा। तो डंपिंग कब बोलते हैं? कि जब वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में, चाइना वाला अपनी चाइना में ही क्या कर सकता था? जितने वैल्यू में बेच सकता था। तो नॉर्मल वैल्यू इन एक्सपोर्टिंग मार्केट वाज मोर देन द एक्सपोर्ट प्राइस। जितने में उसने हमें एक्सपोर्ट किया उससे ज्यादा में अगर वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकता था, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? वहां पे बेचने की बजाय हमें भेज रहा है सस्ते प्राइस में, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है, डंपिंग कर रहा है। ठीक है, जैसे पर्सन ए है लंदन में, उसने गुड्स एक्स करके प्राइस 500 रुपए में लंदन में बिक सकता था। ठीक है, बट वो इंडिया को 300 रुपए में गुड्स भेज रहा है, इसका मतलब वो 500 पे नहीं बेच के इंडिया में 300 में भेज रहा है, तो उसकी नीयत में क्या है? खोट है। तो वो क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे हम उसको, ताकि इंडिया को उससे बचाया जा सके नुकसान से होने के लिए। तो कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएंगे? उसमें बोलता है कि डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन विच एवर इज लोअर।
डंपिंग मार्जिन क्या होता है कि भाई वो कितने में बेच सकता था वहां पे और उसने कितने में बेच दिया, तो मतलब नॉर्मल वैल्यू माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, कि उसकी खुद की कंट्री में वो कितने में बेच सकता था, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वैल्यू इन एक्सपोर्टिंग मार्केट, माइनस एक्सपोर्ट प्राइस, उसने कितने में बेच दिया वहां से, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट प्राइस, कितने में इस कंट्री को, इंडिया को बेच दिया, दैट इज एक्सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डंपिंग मार्जिन। अब इंजरी मार्जिन क्या होता है, डंपिंग मार्जिन हमने सोचा उस कंट्री के व्यू से जो हमें एक्सपोर्ट कर रहा है। अब हम सोचेंगे हमारी कंट्री के व्यू से, अब हमारी कंट्री में 1 लाख रुपए का सामान मिल रहा है, वो 1 लाख रुपए का लैपटॉप मिल रहा है, तो हमारी कंट्री में अगर वहां से लैपटॉप आएगा तो वो कितने में आएगा, मान लो हमारी कंट्री में लैपटॉप आ जाता है 70,000 रुपए का, ठीक है, वहां से चाइना से, तो इसका मतलब हमारी इंडस्ट्री को 1 लाख रुपए का बन रहा है और बाहर से 70,000 में आ रहा है, तो कोई खरीदेगा नहीं, तो एटलीस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इंजरी से बचने के लिए 30,000 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 1 लाख रुपए तक का प्राइस होता बाहर वाले गुड्स का तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारा भी 1 लाख था, उसका भी 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन इंजरीज प्राइस क्या होगा, इंडिया में नॉर्मल मार्केट में कितने का गुड्स मिल रहा है, दैट इज फेयर सेलिंग प्राइस, नॉन इंजरीज प्राइस लेस कितने में गुड्स इंडिया में लैंड कर गया, वहां से उसने कितने में एक्सपोर्ट किया, प्लस उसके अंदर अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दें या फिर जो आने जाने का खर्चा वर्चा लगा दें, तो मिला के क्या हो जाएगा, लैंडेड वैल्यू हो जाएगा। तो अगर इंडिया में कितने में बिक रहा है और बाहर से कितने में लैंड कर रहा है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंजरी मार्जिन, क्योंकि उतने का नुकसान इंडिया को झेलना पड़ रहा है। अब ध्यान रखना, दो चीजें पढ़ी, डंपिंग मार्जिन, इंजरी मार्जिन, विच एवर इज लोअर, इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखना, अगर नॉर्मल वैल्यू की बात चल रही है, अगर नॉर्मल वैल्यू आपको अवेलेबल नहीं है कि जिस कंट्री से वो एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री में कितने में सेल होता है, वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में उस कंट्री ने किसी तीसरी कंट्री को कितने में सेल किया, उस प्राइस को भी कंसीडर किया जा सकता है एज अ नॉर्मल वैल्यू, और या फिर उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वगैरह को ऐड करके भी नॉर्मल वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर एक्सपोर्ट प्राइस नहीं दिया हुआ कि उसने कितने में एक्सपोर्ट किया, तो हमारे पास गुड्स आने के बाद हमने कितने में बेचा, उसको एक्सपोर्ट प्राइस कंसीडर किया जा सकता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बहुत क्लियर से समझ आएगा। एबीसी लिमिटेड ने गुड्स इंपोर्ट किए फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ऑन विच एंटी डंपिंग एप्लीकेबल इन ऑस्ट्रेलिया, सच गुड्स आर सोल्ड एट 400 यूएसडी। तो ऑस्ट्रेलिया में वो गुड्स 400 यूएसडी में बिक जाते हैं पर आइटम, एंड सेम आर सोल्ड इन इंडिया एट 380 यूएसडी, और इंडिया में वो 380 यूएसडी का बिकता है। मतलब इंडिया की इंडस्ट्री जब बना के बेचती है तो 380 यूएसडी में बेचती है। गुड्स आर इंपोर्टेड एट द रेट 280 पर पीस, तो सामने वाले ने 280 रुपए में इंपोर्ट कर दिया, वो 400 में बेच सकता था बट उसने 280 रुपए में इंपोर्ट कर दिया, और इंडिया तक आते आते कस्टम ड्यूटी फ्रेट वगैरह लगा तो इंडिया में आते आते उसका प्राइस हो गया 320 रुपए। ठीक है, अब बताओ, पहली बात तो अपने को डंपिंग मार्जिन कैलकुलेट करना है। डंपिंग मार्जिन क्या होता है, वो कितने में बेच सकता था, 400 यूएसडी, कितने में बेचा, 280 यूएसडी, तो कितने का डंपिंग मार्जिन हो गया, 120 यूएसडी का हो गया पर आइटम। अब इंजरी मार्जिन सोचो कि मैं कितने में इंडिया में बेचता हूं, इंडिया में बिकता है 380 का, और इंडिया में बाहर वाला माल कितने में आ रहा है, 320 में, इसका मतलब मेरे को 60 रुपए कम आ रहा है माल, इसकी वजह से मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर माल बाहर से 380 में आता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर बाहर से 320 में आ रहा है जबकि मैं 380 में बेचता हूं इंडिया में, तो इसका मतलब 60 रुपए का वो क्या कर रहा है, इंजरी कर रहा है। तो विच एवर इज लोअर, $60, तो $60 पर पीस क्या लग जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगा। $60 कितने पीस करे हैं, 1000 पीस करे हैं हमने इंपोर्ट, तो 1000 पीस इंटू $60 पर पीस इंटू 80 रुपीज क्या है, 1 यूएसडी का रेट है। तो अगर एक रेट है तो इसको इंटू करेंगे तो 48 लाख रुपए का क्या आ जाएगा, आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगा। अच्छा, अब हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ना तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी ना ही एंटी डंपिंग ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, इसका मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होगी। किस केस में, अगर गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं बाय 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या एससीजेड, अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल ऑन देम, अगर उन पे ऊपर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अप्लाई होगा तो होगा, फिर कोई दोहराई नहीं है। अगर उन्होंने माल खरीद के और फिर डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर कर दिया, या फिर ऐसा गुड्स बना दिया जिसको हम डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर कर रहे हैं, उसके रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर लिया, तो भी उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी लग जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी से बचने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति साइकिल इंपोर्ट करेगा, ठीक है, साइकिल इंपोर्ट करेगा, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा।
ठीक है, अगर वो साइकिल कहां से आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आएगी। ठीक है, अब लोग क्या तरीका अपनाते हैं, लोग बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, साइकिल का नाम ही चेंज कर देंगे। साइकिल का नाम चेंज कर दिया इन्होंने, बना दिया स्कूटर। भैया सरकार ने ड्यूटी किस पे लगाई थी, साइकिल पे, और ये इंपोर्ट क्या कर रहा है, स्कूटर कर रहा है। भले साइकिल इंपोर्ट कर रहा है पर उसका नाम क्या कर दिया, स्कूटर कर दिया। तो उसका डिस्क्रिप्शन, नेम और कॉम्पोजिशन चेंज कर देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर दे जिससे पता ही नहीं लगे कि हमने साइकिल इंपोर्ट किया है। दूसरा, उसको असेंबल्ड अनअसेंबल्ड फॉर्म में कर देते हैं। जैसे साइकिल है तो साइकिल के पार्ट्स वगैरह खोल के पूरे और अनअसेंबल्ड फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे केस में अब हमारे पास जब माल आएगा तो साइकिल तो है नहीं, वो तो क्या है, टायर है, उसका हैंडल है, वो सब अलग अलग है। तो इसका मतलब साइकिल तो इंपोर्ट हुई नहीं, तो इसके ऊपर ड्यूटी नहीं लग पाएगी। तो उसको अनअसेंबल्ड डिसेंबल्ड फॉर्म में करते हैं। या फिर हमने बोला था कि अगर ऑस्ट्रेलिया से आएगा तब ड्यूटी लगेगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भेज देते हैं चाइना, और चाइना से इंडिया में भेज देंगे। इसका मतलब गुड्स कहां से आया, चाइना से। वो बताएंगे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से आया, वो क्या बोलेंगे, चाइना से आया गुड्स। तो इसका मतलब वो उन्होंने कंट्री ऑफ ओरिजिन और एक्सपोर्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ऐसे केस में हम ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट बोली कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे हथकंडे अपनाता है कि नाम डिस्क्रिप्शन चेंज करता है, अनअसेंबल्ड फॉर्म में लेके आता, कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह चेंज करता है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके स्कोप को बढ़ा देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी के स्कोप को बढ़ा देगी, ताकि अगर ऐसी हरकत करने के बाद भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सके। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए का गुड्स था आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में वो 50,000 का था, तो इसके ऊपर 50,000 एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट ने। अब ये कितने का हो गया, 1 लाख का हो गया। अब इसके ऊपर मान लो 20,000 रुपए लेस कर दिया। अब क्या कर दिया, सामने वाले व्यक्ति ने, अब जो 50,000 रुपए में गुड्स भेज रहा था ना, इसने 50,000 को भी 20,000 रुपए से कम कर दिया, इसने 30,000 रुपए में भेजने लग गया। तो अब हमने जो 50,000 रुपए का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया था वो क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। 80,000 रुपए का प्राइस रह गया, और इंडिया में कितने में बिक रहा है, 1 लाख रुपए में बिक रहा है सामान। तो कौन खरीदेगा, 1 लाख रुपए वाला, सब 80,000 वाला खरीदेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को कम कर देते हैं, सो दैट जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है उसको इनइफेक्टिव किया जा सके। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बढ़ा सकती है उस ड्यूटी को। कितने टाइम के लिए ड्यूटी लगाई जा सकती है, काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए लगाई जा सकती है, जिसे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, और फिर 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी लगाई जा सकती है, बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज। 90 दिन से पुराने तक नहीं लगाई जा सकती, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 90 दिन के लगाई जा सकती है। टेम्पररी रिवोकेशन भी किया जा सकता है, 1 साल के लिए टेम्पररी रिवोक भी किया जा सकता है। और अगर इंपोर्टर प्रूव कर देता है कि उनसे जो ड्यूटी कलेक्ट की गई है वो ज्यादा कलेक्ट कर ली डंपिंग मार्जिन से, तो ऐसे केस में उसे रिफंड भी दे दिया जाता है। उसके बाद किन किन केसेस में एंटी डंपिंग ड्यूटी और सीबीडी नहीं लगेगा, और बातें हैं। तो इन्होंने बोला देखो, दोनों ही काउंटरवेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में माल क्या आ रहा है, सस्ता आ रहा है। ठीक है, उसके रीजन अलग अलग हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंडिया माल सस्ता आ रहा है, क्योंकि सब्सिडी दी जा रही है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाते हैं, क्योंकि इंडिया माल सस्ता आ रहा है, क्योंकि वहां पे एक्सपोर्टर ने सस्ते में भेज दिया। तो रीजन अलग है, बट काम एक ही है जिसके ऊपर हम ड्यूटी लगा रहे हैं। तो ऐसे केस में एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। तो उसी प्रकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी दोनों साइमल्टेनियसली नहीं लगाए जा सकते, या तो एंटी डंपिंग लगेगा या काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगेगा। अब देखो, उसके अपने देश में वो गुड्स टैक्स से एग्जेम्प्ट है और इंडिया में भी एग्जेम्प्ट है, तो उसने हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया। तो इसका मतलब अगर इंडिया में भी एग्जेम्प्ट कर दिया उसने, और जो एक्सपोर्टर है, मान लो चाइना का एक्सपोर्टर है और चाइना में भी उसका माल फ्री ऑफ टैक्स था, तो इसका मतलब उसने कुछ अलग व्यवहार नहीं किया। तो ऐसे केस में भी उसके ऊपर एंटी डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसे सब्सिडी नहीं माना जा सकता। दूसरी बात, अगर आप WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं कंट्री, और कंट्रीज के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन का अग्रीमेंट है, तो आप एक दूसरे के साथ क्या वादा करते हो कि हम एक दूसरे के साथ ट्रेड फ्री करेंगे, ट्रेड फ्री करेंगे। तो ऐसे केस में आप दूसरी कंट्री पे अगर रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे बिना बात के, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि उस काम की वजह से मेरे इंडिया में मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, तब तक आप ये नहीं लगा सकते, तब तक आप काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग नहीं लगा सकते। अगर आपकी कोई साथी कंट्री है, WTO की मेंबर कंट्री है, या फिर आपकी मोस्ट फेवर्ड नेशन अग्रीमेंट है, या फिर स्पेसिफाइड कंट्री से तभी लगाओगे जब आपकी प्रीलिमिनरी फाइंडिंग, आपने फाइंडिंग स्टार्ट करी, उसमें एविडेंस मिल गए कि भैया हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म हो रहा है, तभी आप एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाओगे, वरना आप नहीं लगाओगे, क्योंकि बिना प्रूव करे किसी को सजा देना गलत बात है। चलिए, ये तो बात थी एंटी डंपिंग ड्यूटी की, काउंटरवेलिंग ड्यूटी की, ये सारी बातें करी अपन ने। अब बात करेंगे कि IGST
कब लगाएगा? देखो बात ऐसी होती है कि जैसे हमने बात किया कि इंडिया में अगर किसी चीज पे एक्साइज लगता था तो इक्वल ड्यूटी हम बाहर से आने वाले गुड्स पे भी लगाते थे ताकि उन दोनों को बराबर किया जा सके। इसी प्रकार से इंडिया में अगर किसी गुड्स पे जीएसटी लगता है तो हम बाहर से आने वाले गुड्स पे भी इक्वल जीएसटी लगाएंगे ताकि दोनों बराबर हो सकें। तो ऐसे केस में अगर इंडिया में किसी गुड्स पे जीएसटी लगता है तो उसको काउंटर करने के लिए आउटसाइड इंडिया से जो गुड्स आ रहा है उसके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? जीएसटी लगाया जाएगा। जितनी रेट से यहां पे लगता है इंडिया में उतनी रेट से बाहर वाले पे लगाया जाएगा। उसे बोलते हैं एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 37। उसके बाद अगर मान लीजिए इंडिया में किसी गुड्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, इंडिया में किस पे लगता है? जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं या फिर तंबाकू वगैरह प्रोडक्ट होते हैं उस पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। तो अगर ऐसा ही प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया से आ रहा है तो उसके ऊपर भी इक्वल रेट से जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा ताकि दोनों क्या रहें? बराबर रहें, ताकि दोनों बराबर रहें। अब जीएसटी और आईजीएसटी कंपनसेशन सेस ये कितना लगाना है, किस पे लगाना है? तो रेट तो हमने पता लगा ली कि कितना लगाना है। वो जो इंडिया में रेट एप्लीकेबल है वही रेट बाहर से आने वाले गुड्स पे एप्लीकेबल होगी। मान लीजिए इंडिया में अगर कार पे 20% 28% जीएसटी लगता है तो बाहर से आने वाली कार पे भी 28% जीएसटी लगा देंगे। अच्छा, अब होता क्या, दो तरीके होते हैं, बताता हूं। इंडिया में जैसे ये इंडिया का पोर्ट है, यहां पे कोई माल आया, ठीक है। अब इस माल को यहां से पोर्ट पे आ गया, अब पोर्ट से छुड़ा के आपको इंडिया के अंदर लेके जाना है। तो दो तरीके से छुड़ा सकते हो। एक होता है क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन मतलब आपने यहां से छुड़वा के माल अपने साथ ले गए, आपने ड्यूटी वगैरह सब पे कर दिया और बोला कि भैया मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा इस गुड्स को। तो आपका बाहर से ऑस्ट्रेलिया से गुड्स आया, पोर्ट पे आया, पोर्ट वालों को आपने, कस्टम अथॉरिटी को आपने जीएसटी वगैरह जो भी टैक्सेस बनते थे वो सारा पे किया और उसके बाद गुड्स अपने छुड़वा के ले गए। बट एक तरीका होता है कि आपने उन गुड्स को एक बार वेयर हाउस में रखवा दिया, उसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। तो आपने क्या किया, कस्टम के अंदर ही एक वेयर हाउस, पोर्ट के अंदर ही वेयर हाउस बना हुआ था, वहां पे सामान रखवा दिया। तो ऐसे केस में आप गुड्स तो लेके ही नहीं गए, और जब गुड्स लेके नहीं गए इंडिया के अंदर तो आपको कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी। तो जब वेयर हाउस में रखवा दिया, वेयर हाउस में रखवाने के बाद 1 महीने बाद आपको गुड्स की नीड पड़ी और आप वहां से लेके जा रहे हो, तो जब लेके जाओगे तब आप क्या करवाओगे? क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तब आपको ड्यूटी पे करनी होती है। तो जब तक ये वेयर हाउस के अंदर है तब तक कस्टम के पास है, तब तक कोई भी ड्यूटी पे नहीं करनी। तो अगर आपने, आपका माल आया पोर्ट पे और आप डायरेक्टली उसे होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लेते हो, मतलब ड्यूटी वगैरह पे करके सब माल छुड़वा के ले आते हो कस्टम अथॉरिटी से, तो ऐसे केस में कितने वैल्यू पे जीएसटी पे करना है? तो देखो, असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी एज पर सेक्शन 14। हम वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पता लगेगा कि असेसेबल वैल्यू क्या होता है। हम असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके अंदर जितनी भी बाकी सारी ड्यूटीज हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड, प्रोटेक्टिव, जो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज जितनी भी है सारी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा या जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। अब मान लीजिए गुड्स आपका पोर्ट पे आ गया, अब आपने उस गुड्स को कहां पे रखवा दिया? वेयर हाउस में रखवा दिया। अब वेयर हाउस में रखवाने के बाद आप क्लियर करवा के लेके जा रहे हो होम कंजम्पशन के लिए, मतलब वेयर हाउस में पड़ा था वहां से लेके जा रहे हो आप क्लियर करवा के। तो ऐसे केस में जो हमने ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करी है, असेसेबल वैल्यू प्लस सारी टाइप की ड्यूटीज ऐड करके, वो वैल्यू और लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर क्या होगा? उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मान लीजिए वेयर हाउस के अंदर आपने सामान रखवा दिया, तो वेयर हाउस के अंदर मान लो ए लिमिटेड ने सामान इंपोर्ट किया था, वो 10 लाख रुपए का सामान था। आप ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को बेच दिया, कितने में? 15 लाख में। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड को बेच दिया, कितने में? 12 लाख में। तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है ना 12 लाख रुपए की, वो वैल्यू, लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू और वैल्यू डिटरमाइंड एज अबव, जो ऊपर हमने कैलकुलेट करी, विच एवर इज हायर होगा उसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस लगेगा। और ये बात तो अपने को पता ही है कि वेयर हाउस में पड़ा हुआ अगर माल बिकता है तो वो उन ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगता। जैसे 15 लाख में बेचा, 12 लाख में बेचा, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। जीएसटी तभी लगेगा जब आप छुड़वा के लेके आओगे गुड्स को, क्योंकि हमने नेगेटिव लिस्ट में पढ़ा था कि अगर वेयर हाउस में पड़ा माल है उसे सेल करते तो उसके ऊपर जीएसटी वगैरह नहीं लगता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वहां से हाई सी सेल हो जाता है, समुद्र में ही सेल हो गया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता क्योंकि इंडिया में आया ही नहीं, और बाहर के बाहर भेज दिया उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। ये हमने नेगेटिव लिस्ट में भी पढ़ा था। उसके बाद कुछ बातें ध्यान रखना कि जब भी बेसिक कस्टम ड्यूटी या प्रोटेक्टिव ड्यूटी की बात आएगी, तो जब भी बेसिक कस्टम ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी की बात आए तो उसके साथ सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ सच ड्यूटी। वो ड्यूटी का जितना वैल्यू था उसका 10% क्या लगेगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, वो पे करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ तो भी उसे क्या करना है? ऐड करना है। अगर क्वेश्चन में इग्नोर करने के लिए बोल रहा है तो बात अलग है, वरना उसे भी ऐड करना है।
बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी दोनों ही किस पे कैलकुलेट होते हैं? असेसेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं, जो कि वैल्यूएशन चैप्टर में हम कैलकुलेट करेंगे। इसका एक एग्जांपल करा देता हूं कि मान लीजिए असेसेबल वैल्यू है 10 लाख रुपए, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रही है 20%, सेफगार्ड ड्यूटी है 30%, सेफगार्ड ड्यूटी है आपकी 30%, और उसके बाद आपका जीएसटी है 18%, ये लगाना है, ठीक है। अब असेसेबल वैल्यू है आपकी 10 लाख रुपए, और मान लीजिए कंपनसेशन सेस भी है 12%, ठीक है। 10 लाख रुपए, इसके ऊपर सबसे पहले लगेगा बीसीडी 20%, तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए। उसके बाद इसके ऊपर लगेगा सेफगार्ड ड्यूटी, कितना लगेगा? 30%, 10 लाख का 30% 3 लाख रुपए। अब इसके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी आया, इसके ऊपर हमेशा क्या लगेगा? सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो कितना लगेगा? 10%, 2 लाख रुपए का 10% 20,000 रुपए। ध्यान रखना, नहीं भी दिया वो क्वेश्चन में तो भी लगता है, तो 15 लाख 20,000 रुपए ये वैल्यू हो गया। सारी ड्यूटीज वगैरह हमने ऐड कर दी असेसेबल वैल्यू में। अब हम इसके ऊपर जो वैल्यू आया उसके ऊपर क्या लगाएंगे? जीएसटी लगाएंगे। अगर 15 लाख 20,000 रुपए पे जीएसटी की बात करूं 18%, 15 लाख 20,000 इंटू 18%, ये आपका हो जाएगा 273,600। और कंपनसेशन सेस कितना है? 12%, वो भी किस पे लगेगा? 15 लाख 20,000 रुपए वाला जो वैल्यू है उसके ऊपर 15 लाख 20,000 इंटू 12% आपका हो जाएगा 182,400। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट होगा। सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटीज, ये सब किस पे लगेगा? असेसेबल वैल्यू पे। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बेसिक कस्टम ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे। अब जो वैल्यू सारा ऐड करके आएगा उसके ऊपर लगेगा जीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, ठीक है। तो ये हमने सारा बात किया टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे कब कब कितने कितने लगाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे लेवी एंड एग्जम्पशन की। तो एक बात तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि कस्टम एक्ट में सेक्शन 12 दिया हुआ है। कस्टम एक्ट में सेक्शन 12 दिया हुआ है जो बताता है कि कितना कस्टम ड्यूटी लगाना है, कितना कस्टम ड्यूटी लगाना है और कब लगाना है। ये बोलता है कि जब भी इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा गुड्स का, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी लगेगा, और रेट डिफाइन है एज पर कस्टम टैरिफ एक्ट में, उतना लगेगा। तो इंपोर्ट का मतलब है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट का मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, अब यहां पे कहीं पे नहीं लिखा कि आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आप गुड्स बिना परचेज करे भी आउट ऑफ इंडिया से लेके आ रहे हो तो भी उसके ऊपर क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया से कोई भी गुड्स इंडिया में आया है, चाहे परचेज करके आया है चाहे बिना परचेज करे लाए हो, उसके ऊपर क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट डज नॉट ओनली कवर गुड्स परचेज्ड बट ऑल्सो कवर बिना परचेज करे हुए गुड्स भी अगर आप इंडिया में लेके आते हो तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कस्टम क्लियरेंस बताया मैंने, 2 टाइप के होते हैं। आपका पोर्ट पे माल आ गया और पोर्ट से आप छुड़वा के लेके जा रहे हो माल, कस्टम की कंट्रोल से आप छुड़वा के लेके जा रहे हो, उसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। और जब कस्टम से माल छुड़वा के लेके जाओगे तो आपको ड्यूटी असेस करके पे करना पड़ेगा, कितना ड्यूटी बनता है और पे कर देना पड़ेगा। और उसके बाद आप गुड्स को जैसे मर्जी यूटिलाइज और कंज्यूम कर सकते हो। अब अगर क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग है, अगर आप उसको माल को नहीं लेके जाना चाहते, अभी आप वेयर हाउस में रखवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कस्टम के वेयर हाउस में रखवा दोगे, क्या बोलोगे? क्लियरेंस फॉर वेयर हाउसिंग। ऐसे केस में कस्टम वेयर हाउस में सामान रख लिया जाता है और ड्यूटी आपको अभी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्यूटी तब पे करोगे जब आप वेयर हाउस से माल छुड़वा के अपने साथ लेके जाओगे कस्टम के कंट्रोल से, तब आपको ड्यूटी पे करनी होती है लेटर ऑन, ठीक है। ये 2 प्रकार के कस्टम क्लियरेंस होते हैं। अब उसके बाद अब ड्यूटी लगती है, ये हमने बात कर लिया। कितनी लगती है ये बात कर लिया। कब देना पड़ता है? जब होम कंजम्पशन करवाते हो तब देना पड़ता है। अब कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि जहां पे आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, जब टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कस्टम ड्यूटी, तो उसे एग्जेम्प्ट करने का पावर भी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? एग्जेम्पशन दे सकता है ड्यूटी से, नोटिफिकेशन इशू करके या फिर ऑर्डर इशू करके। 2 तरीके होते हैं, या तो जनरल एग्जेम्पशन देगा या फिर स्पेशल एग्जेम्पशन देगा। जनरल एग्जेम्पशन के केस में वो नोटिफिकेशन इशू करेगा जिसमें लिखा होगा कि अगर आप इस गुड्स का इस प्रकार से यूज करोगे तो आपको इसके ऊपर ड्यूटी पे नहीं करना है। उसे ऑफिशियल गजेट में पब्लिश किया जाएगा और वो उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन उसका नोटिफिकेशन इशू किया गया है। उस दिन के बाद से जो नोटिफिकेशन में लिखा है वो एप्लीकेबल होगा और उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे करना होगा। अब स्पेशल एग्जेम्पशन की बात करें तो स्पेशली ऑर्डर इशू करके किसी स्पेसिफिक पर्सन को एग्जेम्पशन दिया जाता है कि भाई अगर तू ये इंपोर्ट करेगा तो इसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगी। और अगर 100 रुपए तक की ड्यूटी है कस्टम ड्यूटी तो आपको पे नहीं करनी होती, ये भी एक स्पेशल एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अब उसके बाद नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया इंडिया में,
इंडिया के अंदर लेके आ गए गुड्स, ठीक है, तो उसे क्या हम बोलते हैं, इंपोर्ट। तो उस गुड्स की जितनी वैल्यू है, गुड्स की जो वैल्यू है उसके ऊपर क्या देना पड़ता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई गुड्स आपने इंडिया से आउटसाइड इंडिया भेजा था और अब उसे आप वापस इंपोर्ट कर रहे हो, तो क्या इसके ऊपर सेम ड्यूटी लगेगा, सेम तरीके से टैक्सेस लगेंगे? बिल्कुल सेम तरीके से लगेंगे। हम इन दोनों ट्रांजैक्शन को अलग रखेंगे। इंडिया से जब गुड्स बाहर भेजा था तो भेज दिया, बात खत्म। उसके बाद अगर उसे इंडिया में वापस लेके आ रहे हैं तो उसे एक नए गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे और उसके वैल्यू के ऊपर क्या देना पड़ेगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल बात करता था कस्टम एक्ट, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके, देखो हमने बोला कि इन केस ऑफ री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इफ गुड्स इंपोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्टेशन अर्लियर, पहले हमने एक्सपोर्ट किया था फिर इंपोर्ट कर लिया, लायबल टू ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एज लाइक काइंड ऑफ गुड्स वुड हैव बीन टैक्स्ड, तो नॉर्मल तरीके से टैक्स होगा। बट गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके कुछ एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराई है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई गुड्स आप आउट ऑफ इंडिया भेजते हो, आउट ऑफ इंडिया मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भेजा आपने, ठीक है, उसके ऊपर आपने जब एक्सपोर्ट किया था तो एक्सपोर्ट के टाइम आपने क्या किया होगा, टैक्सेस का बेनिफिट लिया होगा, ठीक है, कोई भी टैक्स पे नहीं किया होगा, बिना ईजीएसटी के एक्सपोर्ट किया होगा, या फिर जो भी टैक्सेस पे किए होंगे उसका ड्रॉबैक ले लिया होगा, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया होगा, आईजीएसटी का रिफंड ले लिया होगा अगर पे किया होगा, या फिर बॉन्ड एल्यूटी इशू करके आईजीएसटी पे ही नहीं किया होगा, या फिर ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी स्कीम में आपने एक्सपोर्ट करके टैक्स बचाया होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई जब गुड्स वापस इंपोर्ट करोगे तब हम तुमसे नई ड्यूटी तो नहीं लेंगे, ठीक है, नॉर्मली तो नई ड्यूटी भी ले सकते थे कि भाई जितने का गुड्स है उतने पे ड्यूटी ले लें, पर गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तुमने इंडिया से ही गुड्स को भेजा था जो तुम वापस मंगवा रहे हो, तो ऐसे केस में तुमसे नए गुड्स की तरह तो ड्यूटी नहीं लेंगे, बट हाँ तुमने जब एक्सपोर्ट किया था तब गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स लिए थे, गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट्स लिए थे, जो बेनिफिट्स तुमने लिए थे, जो इंसेंटिव लिए थे, जो टैक्स तुम्हारा बचा था, वो टैक्स तुम क्या कर दो, गवर्नमेंट को रिटर्न कर दो, उतना काफी है। अगर तुम जो गुड्स एक्सपोर्ट किया था उसको अगर रिटर्न कर रहे हो, री इंपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो भी तुमने टैक्स का बेनिफिट लिया था वो सारा गवर्नमेंट को क्या कर दो, लौटा दो, ठीक है। दूसरी बात गवर्नमेंट बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स आप रिपेयर के लिए भेज रहे हो, अगर आप कोई गुड्स रिपेयर के लिए भेज रहे हो और उसे आप वापस इंडिया में मंगवा रहे हो, आपने गुड्स को बाहर भेजा था सिर्फ रिपेयर के लिए, कोई आपके पास ऐसी मशीनरी जो सिर्फ जर्मनी से ठीक हो सकती है, आपने जर्मनी भेज दी मशीनरी, अब उसके बाद वापस वो मशीनरी रिपेयर होकर आ रही है, तो क्या अगर मशीनरी आ रही है तो उसकी पूरी वैल्यू पे टैक्स लगेगा? मान लीजिए अगर मान ली वो मशीनरी 5 करोड़ की है तो क्या 5 करोड़ के ऊपर पूरा टैक्स देना पड़ेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपने कोई सामान रिपेयर के लिए भेजा था बाहर और अब वापस आ रहा है तो ऐसे केस में आपको पूरी वैल्यू पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करना, जो उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट आती है, उसको रिपेयर करवाने में कॉस्ट आती है, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, आपसे उसने कितना चार्ज किया वो मतलब नहीं है, कितना कॉस्ट आता है। मान लीजिए उसने आपसे 15,000 यूएसडी चार्ज किया, ठीक है, और उसने आपको 70% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आपसे सिर्फ 30% चार्ज किया है, तो उसने 15,000 चार्ज किया है 30% के लिए, तो इसका मतलब नॉर्मली उसको सही करने में 50,000 यूएसडी का खर्चा आता है। तो ये 50,000 यूएसडी फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, ठीक है, कितना लगना चाहिए था, एक्चुअल से फर्क नहीं पड़ता, प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट बोथ साइड, मशीन को वहां पे भेजने का, मशीन को वहां से लाने का जो इंश्योरेंस और फ्रेट का खर्चा है उसको ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर तुम क्या करो, ड्यूटी पे कर दो। मतलब तुम्हें मशीन की पूरी वैल्यू पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिपेयर का कॉस्ट, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर इंक्लूडिंग मटेरियल प्लस इंश्योरेंस एंड फ्रेट बोथ साइड, उनको मिला के उसके ऊपर क्या कर दो, तुम टैक्स पे कर दो, कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी और सेस पे कर दो, ठीक है। तो ये बात बोल दी गई, तो इसका मतलब आपको पूरी मशीनरी पे नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बात, अगर इनके अलावा कोई केस है, आपने जब एक्सपोर्ट किया था तब आपने कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं लिया, तो गवर्नमेंट बोलते है कोई बात नहीं, आप अगर गुड्स मंगवा रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये एग्जेम्पशन क्लेम करनी है तो आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे, कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। पहली बात, टाइम लिमिट फिक्स कर दी कि आपने जब एक्सपोर्ट किया था तो एक्सपोर्ट करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आपको गुड्स वापस लाना होगा। कहां से? अगर आपने एक्सपोर्ट किया था अंडर ड्यूटी एग्जेम्पशन, एडवांस ऑथराइजेशन या फिर ईपीसीजी स्कीम के अंदर, तो ऐसे केस में आपको गुड्स 1 साल के अंदर अंदर अगर आप प्री इंपोर्ट करते हो तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इस 1 साल को 1 साल से और बढ़ाया जा सकता है। बट अगर मान लीजिए आपने क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक किया था, आईजीएसटी रिफंड या आईजीएसटी पे नहीं किया था, या फिर रिपेयर के लिए भेजा था,
अदर कोई भी केस है तो ऐसे केस में आपको 3 साल के अंदर अंदर री इंपोर्ट करना है। अगर 3 साल से लेट हो गए फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, फिर पूरी वैल्यू पे ड्यूटी पे करना पड़ेगा और इसे 3 साल को 2 साल से और बढ़ाया जा सकता है। अब जो गुड्स आपने भेजा था वही गुड्स वापस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा गुड्स आ गया चेंज होके। गुड्स भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हमने एग्जेम्पशन इसलिए दिया था क्योंकि गुड्स क्या थे, सेम थे। तीसरी बात, अगर आपने रिपेयर के लिए सामान भेजा है तो ऐसे केस में उसकी ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सामान रिपेयर के लिए भेजा है तो जब वापस आएगा तो भी उसी बंदे का होना चाहिए जिसने रिपेयर के लिए भेजा था। ओनरशिप शुड नॉट हैव चेंज्ड। अगर ओनरशिप चेंज हो गई तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखना, इन तीनों केसेस में हमने गुड्स जब एक बार वापस री इंपोर्ट कर लिया तो वो हमने परमानेंट री इंपोर्ट किया, उसके बाद हम वापस री एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमने पहले एक्सपोर्ट किया था फिर री इंपोर्ट किया, अब उसके बाद हमको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, परमानेंट इंपोर्टेशन। परमानेंट इंपोर्टेशन के केस में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए टेम्परेरी इंपोर्टेशन है, अगर टेम्परेरी इंपोर्टेशन है, अगर आपने मंगवाने के बाद वापस गुड्स को भेजने वाले हो, मान लीजिए कोई गुड्स थे आपने आउट ऑफ इंडिया भेज दिए, आउट ऑफ इंडिया भेज दिए, अब उसके बाद आप गुड्स को वापस मंगवाओगे और फिर वापस भेज दोगे। ऐसा क्यों होगा, मान लीजिए आपने एक इंडिया में मशीन बनाई और वो मशीन भेज दी आउट ऑफ इंडिया, जर्मनी में बेच दी। अब जर्मनी वाले को दिक्कत आ रही थी उस मशीन को चलाने में, उस मशीन में कोई खराबी थी, उसको रिपेयर करने के लिए उसने इंडिया में भेजा। अब उसके लिए आपने इंडिया में मशीन को मंगवाया रिपेयर करने के लिए, और रिपेयर करने के बाद अब वापस इंडिया से क्या करोगे, इसको वापस भेज दोगे। तो इसका मतलब आपने जो मशीन मंगाई है इंडिया में वो वापस भेजने के लिए मंगाई है। तो भैया जब इंडिया में सामान लाए हो वापस ले जाने के लिए ही, तो इसका मतलब आप इंडिया में तो यूज करने नहीं वाले, तो कस्टम ड्यूटी लगाने का मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप टेम्परेरीली इंपोर्ट कर रहे हो, टेम्परेरीली इंपोर्ट करके वापस भेजने ही वाले हो दूसरे देश में, तो फिर उसके ऊपर ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, नो ड्यूटी। बट उसमें कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी कि अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया इंडिया में और एक्सपोर्ट कर दिया और बाद में री इंपोर्ट किया फॉर रिपेयर और रिकंडीशनिंग अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। देखो रिपेयर रिकंडीशनिंग मतलब कोई प्लांट नेचर का है, कोई मशीनरी नेचर का है, टूल नेचर का है, कोई खराबी थी, रिपेयर रिकंडीशनिंग के लिए मंगवा लिया और बाद में वापस री एक्सपोर्ट करने वाले हो, तो ऐसे केस में आपको वो इंपोर्ट करना है 3 साल के अंदर अंदर। आपने मैन्युफैक्चर करके जब पहली बार भेजा था, यहां से 3 साल के अंदर अंदर आपको इसे री इंपोर्ट करना है, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। नेपाल भूटान के केस में 10 साल आपको मिल जाते हैं, 10 साल के अंदर कर सकते हो। अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किया है और री इंपोर्ट किया है फॉर रीप्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, रीमेकिंग करने के बाद आप वापस भेजने वाले हो, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर इंपोर्ट करना है। 1 साल के बाद किया तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखना कि अब दोनों में फर्क क्या है। तो ये तो देखो टूल नेचर का होता है, ये कंज्यूमेबल नेचर का होता है, इसलिए यहां पे टाइम पीरियड भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने इंपोर्ट तो कर लिया, आपने इंपोर्ट क्यों किया, क्योंकि आप वापस री एक्सपोर्ट करने वाले हो उसको रिपेयर रिकंडीशनिंग वगैरह करके, तो आपको री एक्सपोर्ट करना है वापस 6 महीने के अंदर अंदर, और इस 6 महीने को 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। और 6 महीने के अंदर अगर आपने री एक्सपोर्ट नहीं किया तो फिर आपको ड्यूटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और गुड्स सेम होने चाहिए, जो आपने मंगवाए थे वही आप वापस भेज रहे हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर को, उसके सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद देखो आपने इंपोर्ट किया और आपको ड्यूटी से छूट क्यों दी गई, क्योंकि ये मान रहे थे कि आप इसको वापस भेज दोगे, एक्सपोर्ट कर दोगे, री एक्सपोर्ट कर दोगे। अब मान लो कल को आपने ये री एक्सपोर्ट नहीं किया तो आप तो छूट जाओगे। तो ऐसे केस में आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाता है कि अगर इन फ्यूचर आप री एक्सपोर्ट नहीं करते हो तो वो बॉन्ड को हम एग्जीक्यूट करके पैसा वसूल कर सकती है गवर्नमेंट। तो इसका मतलब आपको बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो टेम्परेरी इंपोर्टेशन क्यों बोलते हैं, मंगवा के गुड्स आप वापस भेजने वाले, तो ऐसे केस में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू करती है। क्या करती है, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। तो उसमें बोला जाता है कि अगर आप कोई इंपोर्टेड गुड्स मंगाओगे, उसका आप कोई स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग में या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज करोगे या स्पेसिफाइड एंड यूज करोगे, तो ऐसे केस में उस इंपोर्ट पे जो नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी लगती है उससे कम रेट में हम आपको क्या दे देंगे, ड्यूटी दे देंगे, कंसेशनल रेट लगा देंगे। मान लीजिए यहां पे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अगर आप लेदर परचेज करके उससे आर्मी के लिए शूज बनाओगे, आर्मी के लिए शूज बनाओगे, तो ऐसे केस में उसके ऊपर हम क्या दे देंगे, आपको छूट दे देंगे, उसके ऊपर हम आपको छूट दे देंगे। मान लीजिए लेदर पे 40% लगता है, आपको 10% की ड्यूटी पे ही अलाउ कर देंगे गुड्स को इंपोर्ट करना। तो अब अगर ऐसी एग्जेम्पशन आपको क्लेम करनी है तो इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इन रूल में जो आपको शर्तें बताई गई है वो शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आपको क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो अच्छा, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर आपने ऐसा प्लान किया है कि आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपको कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी मिल सकती है इंपोर्ट करने पे, तो आप कस्टम पोर्टल पे जाओगे और वहां पे रिक्वेस्ट रेज करोगे कि मैं ये सामान मंगवा रहा हूं, इसके ऊपर मुझे कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी दी जाए क्योंकि इसका मैं यूज इस प्रकार से करने वाला हूं। मान लीजिए लेदर मंगा रहा हूं, उससे मैं आर्मी के लिए जूते बनाने वाला हूं, तो इसलिए मेरे को इंपोर्ट वो दिया जाए कंसेशनल रेट। तो जैसे आप कस्टम पोर्टल पे सारा डिटेल डालोगे तो इंफॉर्मेशन क्या डालेंगे ये हम बात करेंगे। अगर आपने डाला तो आपका क्या आ जाएगा, IAN नंबर जनरेट हो जाएगा, क्लेम का यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा, और उसके साथ ही आपको बॉन्ड और सिक्योरिटी भी जमा करवाना है। बॉन्ड और सिक्योरिटी भी जमा करवाना है कि कितना, क्योंकि कल को मान लो आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो ऐसे केस में आपसे जो कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी दिया गया था वो उसका सारा बेनिफिट आपसे क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। अब जिस पोर्ट पे वो माल आएगा जो इंपोर्ट किया है, वहां के कस्टम ऑफिसर से आप माल छुड़वा के लाओगे तो ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उस माल को छुड़ाने के लिए, तो उसके साथ आपको वहां पे IAN नंबर मेंशन करना है जो आपने क्लेम कस्टम पोर्टल पे आपको जनरेट हुआ है। साथ में जो आपने बॉन्ड और सिक्योरिटी सबमिट करी है उसका भी डिटेल सबमिट करोगे तो आपको कंसेशनल रेट अलाउ कर दिया जाएगा, कम रेट पे आपको इंपोर्ट अलाउ कर दिया जाएगा। अब इंपोर्टर को प्रॉपर रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे, मंथली स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा बाय द 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, और अगर नहीं किया तो ऐसे केस में आपसे रिकवरी कर लिया जाएगा बॉन्ड को रिवोक करके। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टम पोर्टल पे? पहली बात, इंपोर्टर कौन है, जॉब वर्कर कौन है जो इस पे काम करेगा, कौन कौन से गुड्स मंगवाए जाएंगे, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स यूज्ड, और उसके ऊपर क्या प्रोसेस किया जाएगा, कहां पे किया जाएगा, प्रीमाइस डिटेल, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, कहां पे गुड्स मंगवाया जाएगा, किस पोर्ट पे आएगा, और क्या उससे आउटपुट और सर्विस जनरेट किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद इंपोर्टर को कुछ डिटेल्स मेंटेन करने होते हैं कि जैसे कितना क्वांटिटी हमने इंपोर्ट किया, कितना रिसीव हुआ, कितना यूज कर लिया, कितना बचा है, कितना जॉब वर्कर को भेज दिया, ये सारी डिटेल आपको क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स आपको पता होना चाहिए। और मंथली स्टेटमेंट में आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, ACDC मांगेगा तो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद गुड्स को भी जॉब वर्कर के पास भी भेजा जा सकता है प्रोसेस करने के लिए। मान लो जूते बनाने तो उसके लिए जॉब वर्कर से भी काम करवाया जा सकता है, पर उसे गुड्स भेजना है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए भेजा जाएगा। गुड्स को 6 महीने के अंदर वापस रिसीव करना पड़ेगा। जब भी गुड्स भेजा जाएगा तो उसके साथ इनवॉइस या फिर ई वे बिल भेजा जाएगा, इनवॉइस या ई वे बिल के अंदर भेजा जाएगा। प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे इंपोर्टर को भी, जॉब वर्कर को भी। जॉब वर्कर को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि भैया कितना गुड्स उसे रिसीव हुआ है इंपोर्टर से, क्या प्रोसेस उसने अंडरटेक किया, कितना वेस्ट जनरेट किया है। जब भी ऑफिसर मांगेगा डिटेल देनी पड़ेगी, और कंप्लीट करने के बाद, जॉब वर्क कंप्लीट करने के बाद गुड्स वापस भेजना पड़ेगा किसको, इंपोर्टर को या फिर किसी दूसरे जॉब वर्कर को, जैसा भी इंपोर्टर ने बोला है। अच्छा, अब मान लीजिए कोई गुड्स आपने मंगवा लिया, आप उस पर्पस के लिए यूज नहीं करते जिस पर्पस के लिए मंगवाया था, तो या तो उसको आप री एक्सपोर्ट कर दो, वापस इंडिया से बाहर भेज दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंडिया में ही किसी दूसरी कंडीशन के लिए यूज करना चाहते हो, मतलब क्लियर फॉर होम कंजम्पशन करके किसी दूसरी चीज के लिए यूज करना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, मान लीजिए आपने कैपिटल गुड्स मंगवाया, कैपिटल गुड्स आपने पहले स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया जिसकी वजह से आपको कंसेशन मिला था। अब कुछ समय बाद आप उसको नॉर्मली यूज करने लग गए, मतलब जिस पे कंसेशन नहीं मिलता उन पर्पस के लिए यूज करने लग गए, तो ऐसे केस में आपको जो कंसेशन दिया गया था वो आपसे वापस लिया जाएगा। कैसे? तो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने उसे कंसेशन वाले में यूज किया, उतने पीरियड के लिए उसको डेप्रिशिएट कर दिया जाएगा उस मशीन को। ठीक है, डेप्रिशिएट करने के बाद जो उसकी वैल्यू है उसके ऊपर कितना ड्यूटी बनता अगर कंसेशन नहीं लेते, ठीक है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करके उसमें से लेस कर दिया जाएगा कितना टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? अगर एक साल में फर्स्ट ईयर में जब यूज कर रहे हो तो एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपको 4% की रेट से मिलेगा। सेकंड ईयर में यूज कर रहे हो तो एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपको 3% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। थर्ड ईयर में यूज कर रहे हो तो एवरी पार्ट और क्वार्टर आपको 3% मिलेगा। फोर्थ ईयर में 2.5% और उसके बाद 2% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जितने मशीन खरीदी थी और जितने टाइम के लिए उसको यूज किया उस अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट कर दिया इन रेट्स का यूज करके। डेप्रिशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया उसके ऊपर आप नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी से कैलकुलेट करोगे कितना ड्यूटी बनता है और कितना आपने पे कर दिया, डिफरेंशियल अमाउंट आप क्या करोगे, पे कर दोगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आपके कंसेशनल रेट वाले रूल की, कैसे उसको फॉलो करना है उस रूल को। उसके बाद बात आता है रिमिशन एंड अबेटमेंट का। रिमिशन एंड अबेटमेंट का तो देखो यहां पे 3-4 सेक्शन काम आएंगे। फर्स्ट है सेक्शन 13, ये बोलता है नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स।
अगर कोई गुड्स पिल्फर हो जाता है, पिल्फर का मतलब क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में चोरी होना, पेटी थेफ्ट, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी होना। जैसे मान लीजिए मैंने अगर 6000 टन गुड्स मंगाया तो उसमें से मान लीजिए 50 टन चोरी हो गया या 60 टन चोरी हो गया, 10 टन चोरी हो गया, 2 टन चोरी हो गया, तो ये सारी क्या छोटी मोटी चोरी है, तो ये क्या हो जाता है, पिल्फर बोलते हैं इसे, स्मॉल पेटी थेफ्ट। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो ऐसे केस में आपको उसके ऊपर ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। बट ये कब होगा, तभी अलाउ होगा। देखो ध्यान रखना, अगर अनलोडिंग से पहले अगर कोई थेफ्ट हो गई तो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर तो ड्यूटी देना पड़ेगा। अनलोडिंग करने के बाद बट बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग, तो अब क्या होता है, मैं तरीका बताता हूं, सबसे पहले प्रोसेस बताता हूं कि सबसे पहले माल आता है पोर्ट पे, सबसे पहले माल आता है पोर्ट पे, पोर्ट पे आने के बाद उसका क्या होता है, अनलोडिंग होता है, लोडिंग करके पोर्ट पे माल आया जाता है, तो शिप आती है, शिप से अनलोड होता है, माल पोर्ट पे आ जाता है। उसके बाद कस्टम ऑफिसर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, उसका कस्टम इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन होने के बाद कस्टम ऑफिसर ऑर्डर पास करता है होम क्लियरेंस या फिर वेयर हाउसिंग के लिए, और उसके बाद इसका एक्चुअल क्लियरेंस, मतलब वहां से उठा के सामान ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो पोर्ट पे माल आया, माल आने के बाद जब अनलोड हो गया, अनलोड होने के बाद अगर कोई छोटी मोटी चोरी हुई है, पेटी थेफ्ट हुआ है, ऐसे केस में बट बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग, मतलब एक बार ऑर्डर पास हो गया उसके बाद अगर कोई पेटी थेफ्ट हो रही है तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लीजिए अगर 6000 टन था, 6000 टन में से अगर 10 टन चोरी हो गया तो भी आपको 6000 टन पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, अगर चोरी हुआ है बिफोर अनलोडिंग या फिर आफ्टर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। बट हाँ, अगर चोरी हुआ है आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, तो ऐसे केस में आपको सिर्फ ड्यूटी कितने पे करनी पड़ेगी, 5990 टन पे, 10 टन जो चोरी हो गया उसके ऊपर ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये इंपोर्टर को वापस दे दिया जाता है, टन टन जो चोरी हुआ था वो अगर मिल गया और वापस दे दिया इंपोर्टर को, तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ड्यूटी पे करने जो मतलब जब पता लगा कि यार चोरी हो गया तो उससे पहले अगर हम ड्यूटी पे कर चुके तो ऐसे केस में आपको ड्यूटी वापस कर दी जाएगी, और अगर आपने ड्यूटी पे नहीं करी थी अभी तक तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है जो अमाउंट चोरी हो गया। अब बताओ, जब गुड्स अनलोड हो गया था और ऑर्डर फॉर क्लियरेंस पास किया, उस दौरान गुड्स किसके पास था, किसकी कस्टडी में था, कस्टोडियन की कस्टडी में था। जो पोर्ट अथॉरिटी थी, पोर्ट को संभालने वाले काम करते हैं, जैसे अडानी काम करता है, तो अडानी के पोर्ट थे, तो अडानी को उसको क्या देना पड़ेगा, ड्यूटी देना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम को तो नुकसान हो गया। अगर 10 टन का माल चोरी हो गया तो इसका मतलब 10 टन पे जो ड्यूटी आने वाली थी वो कस्टम को नहीं आ रही है, तो ऐसे केस में उस ड्यूटी को कौन रिइंबर्स करेगा, जो वहां का कस्टोडियन था जिसकी गलती थी। ठीक है, पर ध्यान रखना यहां पे सिर्फ ऑर्डर फॉर क्लियरेंस तक है। मान लीजिए अगर 10 तारीख को ऑर्डर फॉर क्लियरेंस पास कर दिया ऑफिसर ने और उसके बाद 15 तारीख को माल उठा के लेके जाता है इंपोर्टर, तो अगर 10 तारीख से लेके 15 के बीच में अगर चोरी हो जाता है तो फिर इसके ऊपर कोई भी रिमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर 10 तारीख से पहले हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको मिल जाएगी। उसके बाद अब ये तो था सेक्शन 13 पिल्फर वाला। अब आता है सेक्शन 23, अगर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय गुड हो जाए, गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो जाए। पहले तो क्या हो रहा था, छोटी मोटी चोरी हुई थी, अब क्या हो गया, बहुत मेजर हिस्सा चोरी हो गया या फिर लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसे केस में तो देखो, अगर आप प्रूफ कर देते हो असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को कि जो आपने गुड्स इंपोर्ट किए थे वो या तो लॉस्ट हो गए, गुम गए, या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, तो भैया मुझे एक बात बताओ, जब तक आप उस गुड्स को कंट्री में लेके ही नहीं जा रहे हो, कंट्री में लेके ही नहीं जा रहे हो, तब तक आपका ड्यूटी देने का कोई वो भी नहीं बनता। तो इसलिए बोल दिया गया कि एक्चुअल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए जब आप क्लियर करवाने आओगे, कंट्री में गुड्स ले जाने के लिए आओगे कस्टम से छुड़वा के, अगर उससे पहले ही आपका माल लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गया तो ऐसे केस में उसके लिए आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर पे कर दिए तो आपको वापस लौटा दी जाएगी। ठीक है, इवन वेयर हाउस में पड़े थे गुड्स, कस्टम के वेयर हाउस में पड़े थे, वहां पे भी अगर लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो गए गुड्स तो भी आपको उसके ऊपर ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, या अगर दी है तो आपको वापस कर दी जाएगी। पर ध्यान रखना यहां पे एक्चुअल क्लियरेंस आता है। मान लीजिए ऑर्डर पास कर दिया 10 तारीख को प्रॉपर ऑफिसर ने और क्लियर किया गया 15 तारीख को, अगर 15 तारीख तक भी ये माल लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऐसे केस में ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल क्लियरेंस के बाद ही गुड्स कहां जाएगा, इंडिया के अंदर जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में कंपीट करेगा, तो ड्यूटी भी कब लगेगा, जब एक्चुअल में मार्केट में आएगा। तो एक्चुअल क्लियरेंस होने के बाद ही ड्यूटी लगेगा, बट एक्चुअल क्लियरेंस से पहले अगर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गए
तो फिर भैया किस बात की ड्यूटी? मान लीजिए 6000 टन में से 1000 टन यहाँ पे मिला ही नहीं, पता लगा कि अनलोडिंग होने के बाद कहीं निकल गया और 5000 टन ही बचा है, तो इसका मतलब 1000 लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका मतलब ये 1000 टन पे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5000 टन पे ड्यूटी देनी पड़ेगी। उसके बाद सेक्शन 23 में ही एक रिमिशन ऑफ ड्यूटी आता है ऑन रिलिंक्विशमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। अब देखो, बाहर से जो आपने माल मंगवाया था वो इतना खराब माल आया कि आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो आप उसको ले जाके भी क्या करोगे, उसके ऊपर फालतू में ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। या फिर माल ऐसा आ गया कि जो एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, जो हमने जिस प्रकार का मंगाया था वैसा नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप माल अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते, मान लीजिए आप यहां से क्लियर करवा के लेके ही नहीं जाना चाहते पोर्ट से, आप पोर्ट वालों को बोल सकते हो कि भैया ये सामान तुम ही रख लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस सामान का पोजेशन और कंट्रोल किसको दे दोगे, ओनरशिप पोजेशन कंट्रोल किसको दे दोगे, प्रिंसिपल कमिश्नर को दे दोगे। तो मतलब कस्टम के नाम कर दिया आपने सामान। अब अरे भाई, जब कस्टम के नाम कर दिया आपने सामान, उसको बोलते हैं रिलिंक्विशमेंट, और जब आपने कस्टम के नाम ही कर दिया तो फिर आप ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सामान ही लेके नहीं जा रहे हो, तो ड्यूटी किस बात की। तो ऐसे केस में अगर आप गुड्स का डिलीवरी नहीं ले रहे हो और आपने टाइटल रिलिंक्विश कर दिया किसके फेवर में, प्रिंसिपल कमिश्नर के फेवर में, बट ये कब करना पड़ेगा, बिफोर मेकिंग ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। इससे पहले कि प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करे, उससे पहले पहले क्या करोगे, आप उसको रिलिंक्विश कर दोगे, वरना उसके बाद आप रिलिंक्विश नहीं कर पाओगे, आप टाइटल ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, फिर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन पास करने से पहले पहले अगर आप उसकी ओनरशिप कंट्रोल या फिर ट्रांसफर कर देते हो कस्टम को, तो ऐसे केस में आपको उसकी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, और अगर पे कर दी है तो आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर उन गुड्स के ऊपर कोई ऑफेंस किया गया, मान लो कोई प्रोहिबिटेड गुड्स हैं, स्मगलिंग वाले गुड्स हैं, तो ऐसे गुड्स को ऊपर रिलिंक्विशमेंट अलाउ नहीं है, आप कस्टम के नाम पे नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कोई क्राइम किया, आप कस्टम के नाम पे उसका भांडा नहीं फोड़ सकते, ठीक है। ये तो हो गई सेक्शन 23 की बात। अब आती है सेक्शन 22 की। सेक्शन 23 में हम बात कर रहे थे कि कोई माल चोरी हो गया, खत्म ही हो गया, लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। सेक्शन 13 में हम बात कर रहे थे कि चोरी हो गया, बट सेक्शन 22 में बात करें कि माल तो खत्म नहीं हुआ, माल कहीं नहीं गया, माल डैमेज हो गया, डिट्रियोट हो गया। मान लीजिए हमने कोई टमाटर मंगाए थे, टमाटर खराब हो गए, सड़ गए, तो उसका जो 1 करोड़ रुपए का वैल्यू था, वो 1 करोड़ रुपए का वैल्यू आज 40 लाख रुपए का रह गया। मान लो कोई कार मंगाई हमने, कार में डेंट पड़ गए रास्ते में आते आते, तो ऐसे केस में उसकी वैल्यू क्या हो गई, गिर गई। 2 करोड़ की कार थी, आज 1.5 करोड़ की रह गई। तो क्या 2 करोड़ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, 1.5 करोड़ पे? तो यहां पे बोलता है सेक्शन 22 कि आपको ड्यूटी 1.5 करोड़ पे ही पे करनी पड़ेगी अगर आपका कोई गुड्स डैमेज या डिट्रियोट हो जाता है, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। बट आपको ये प्रूव करना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर को कि गुड्स डैमेज या डिट्रियोट हुए हैं। और ये कब कब के लिए अलाउ है, आपका बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग। अनलोड करने से पहले, मान लीजिए सामान रास्ते में था, सी में था, तभी डैमेज हो गया तो भी मिल जाएगा। अगर अनलोडिंग करते टाइम डैमेज हो गया तो भी मिल जाएगा, और अनलोडिंग करने के बाद बट बिफोर कस्टम एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि यहां पे अनलोडिंग कर दिया और बिफोर कस्टम इंस्पेक्शन, तो मतलब यहां तक के लिए आपको क्या मिल जाएगा, रिमिशन वापस मिल जाएगी, ड्यूटी अबेटमेंट मिल जाएगा। बट अगर वो डैमेज हुआ है कस्टम इंस्पेक्शन के बाद, तो उसके ऊपर ड्यूटी का रिमिशन आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ड्यूटी का अबेटमेंट नहीं मिलेगा। तो बिफोर, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर कस्टम एग्जामिनेशन। और अगर या फिर वेयर हाउस में है, अगर वेयर हाउस में डैमेज या डिट्रियोट हो जाता है बिफोर क्लियरेंस, तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अबेटमेंट ले सकते हो। अबेटमेंट कैसे मिलेगा, ड्यूटी ऑफ गुड्स। अब कितना ड्यूटी लगेगा, कि कितना ड्यूटी आपका लग रहा था बिफोर डैमेज और उसकी वैल्यू क्या थी, तो मतलब कितनी वैल्यू थी पहले डैमेज होने से पहले और कितना ड्यूटी लग रहा था, इनटू कितना वैल्यू रह गया डैमेज होने के बाद। मान लीजिए पहले 2 लाख रुपए ड्यूटी लग रहा था, 10 लाख रुपए का वैल्यू था गुड्स का, डैमेज होने के बाद उनकी वैल्यू क्या रह गई, मान लीजिए 5 लाख रुपए रह गई। तो ऐसे केस में अब कितना ड्यूटी लगेगा, सिर्फ 5 लाख रुपए पे लगेगा, तो 5 लाख रुपए पे कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए का ड्यूटी आ जाएगा। इसे बोलते हैं अबेटमेंट। मतलब जितना वैल्यू कम हो गया उतना प्रोपोर्शनेटली आपका ड्यूटी भी कम हो जाएगा। अगर समराइज वे में देखें तो अगर पिल्फर की बात आती है गुड्स अनलोड होने के बाद बट अप टू ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, और लॉस डिस्ट्रॉय की बात आती है तो कभी भी बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस, और रिलिंक्विशमेंट की बात आती है तो कभी भी बिफोर ऑर्डर, और गुड्स अगर डैमेज डिट्रियोशन की बात आती है तो कभी भी बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। बट अगर वो वेयरहाउस गुड्स नहीं है, वेयरहाउस में तो भी अलाउ कर देंगे, अगर वेयरहाउस वाला नहीं है तो गुड्स कब तक अलाउ होगा, सिर्फ कस्टम इंस्पेक्शन तक, कस्टम इंस्पेक्शन के बाद अलाउ नहीं होगा। एक और स्पेशल पॉइंट है केस लॉ से कि क्या इंडिया के अंदर ही क्या होता है, एसईजेड बने होते हैं,
ये मान लीजिए एसईजेड है, ठीक है। अब नॉन एसईजेड एरिया से अगर एसईजेड एरिया में कोई सामान भेजा जाता है तो क्या उसे एक्सपोर्ट माना जाएगा? तो देखो हमने बात किया था सेक्शन 12 का, वो बोलता है कि ड्यूटी लगेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। और क्या इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा? तो सेक्शन 12 बोलता है कि ड्यूटी लगेगा जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो बात है कि गुड्स टेकिंग आउटसाइड इंडिया। अब एसईजेड वाला जो एरिया वो भी इंडिया में है, और जो अपना नॉर्मल नॉन एसईजेड एरिया वो भी इंडिया में है, क्योंकि इंडिया का डेफिनेशन क्या बोलता है? 12 नॉटिकल माइल तक। तो अब इंडिया के अंदर ही ये दोनों, तो इंडिया का अगर इंडिया में गुड्स रह रहे हैं इसका मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं है तो उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगेगा, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगेगा। नोट अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। ना ही एसईजेड एक्ट बोलता है किसी प्रकार के एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए। तो ऐसे केस में अगर कोई गुड्स क्लियर किया जाता है नॉर्मल एरिया से एसईजेड एरिया में, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हमने लेवी एंड एग्जेम्पशन चैप्टर का भी रिवीजन किया कंप्लीट। तो अभी आपके 2 चैप्टर रिवाइज हो गए हैं, टाइप्स ऑफ ड्यूटी, बेसिक ऑफ कस्टम जो उसके साथ किया जाता है, लेवी एंड एग्जेम्पशन चैप्टर, ये दोनों चैप्टर क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। बाकी कोई भी अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पहली बात, आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको सारे कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएंगे लेक्चर सुनने के बाद। थैंक यू सो मच गाइस।